सोनिया का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी, किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर रोकी वहाँ पानी पीने आया। उसने सोनिया के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। हाँ, सोनिया ने कमजोर आवाज में कहा, सुबह से कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक भैया को बताया। नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं। वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात ही हो गई, बस कल की बात है। अरे, लेकिन रॉकी की फिक्र कम नहीं हुई थी। मगर सोनिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मालूम मामूली बुखार है, तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूंगी। खाना बनते ही बुला लूंगी, सोनिया की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए रॉकी ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए ना। लेट गई तो मैं बीमार हो जाऊंगी। सोनिया बैठने वालों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। सोनिया का पति रौनक कंपनी के किसी काम से 8 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं, बॉस का भरोसेमंद था, सो किसी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। सोनिया का 21 साल का देवर रॉकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर रॉकी अपनी पढ़ाई के लिए चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो कभी बस यही खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब सोनिया 35 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बीच बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता था। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। रॉकी ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। सोनिया ने सिर पीछे की और टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहाँ वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर सोनिया आज तक नहीं भाप पाई थी। रॉकी की गर्दन धीरे से सोनिया की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से सोनिया की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। सोनिया की सांसों के साथ जैसे वैसे ऊपर नीचे होते वैसे वैसे रॉकी के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया था काम। बर्तनों की आवाज़ बंद जानकर सोनिया ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। रॉकी हड़बड़ा गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया, कहकर रॉकी ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीज़ों को उठाकर मेज पर ले गया। सोनिया ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई। वह भी रॉकी की जिद पर। वह जबरदस्ती सब्जी की उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद सोनिया सोने जाने लगी तो रॉकी बोला, भाभी 15 मिनट के लिए और बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। सोनिया ने मना किया, लेकिन रॉकी कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मंगाती है। हमेशा दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया, कहता हुआ वह निकल गया। सोनिया ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। रॉकी ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान पर आ गई। और क्या बात है रॉकी बाबू? केमिस्ट ने रॉकी को खोया सा देखा तो पूछा। रॉकी का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए, उसने जवाब दिया। अरे अबे, यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट ने उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना, जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट से हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए यह तो बता। रॉकी को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं। उसने ऐसा ही बोल दिया कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा और वह सोनिया के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे लेके बातें किया करता था। उसने रॉकी के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों ने उसे अनुभव जो था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। रॉकी ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ। तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई खुराक तो सुन। रॉकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया और केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली एक से ज़्यादा मत देना, टाइम चीज है। अबे क्या बकवास कर रहा है? रॉकी के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हरकत हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। रॉकी उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोर बजाते सोनिया ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, यही बैठी थी लगातार? जी भाभी, आइए अंदर चलिए। रॉकी ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। सोनिया अपने कमरे में आकर लेट गई। रॉकी ने उसे पहले बुखार की दवा दी। सोनिया दवा लेकर सोने के लिए लेटने गई तो रॉकी ने उसे रोका। भाभी, अभी एक दवा बाकी है।
रोकी रोका। भाभी अभी एक दवा बाकी है, कितनी सारी दवा लेकर आए हैं भैया, सोनिया ने थकी आवाज़ में बोला और बम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए मैं लगा देता हूँ, कहकर रोकी ने उससे बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सोनिया को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। रोकी उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए सोनिया को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। रोकी ने उसके चेहरे को हिला डुलाकर भी देख लिया तो कोई प्रतिक्रिया ना पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। रोकी की कनपट्टियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़ सोनिया के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी रौनक सोनिया की तस्वीर गिर पड़ी, टूट गई। सब कुछ शांत होने लगा। रोकी थक कर चूर चूर होकर सोनिया के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा। भाभी जी इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका, रोकी बेशर्मी से बड़बड़ाया और सोनिया की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। सोनिया अब तक धीमे धीमे करा रही थी। रोकी पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से सोनिया अपनी डायरी उसी से छोड़ी हुई थी। रोकी ने उसे निकाला और कपड़े पहनते हुए उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी उसकी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अपलक उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें सोनिया ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी रोकी को कानूनी रूप से गोद लूँगी। रोकी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर सोनिया के पैरों को पकड़कर अपना माथा उसके रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, यह क्या हो गया मुझसे? अचानक रोकी का ध्यान सोनिया के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और सोनिया का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर रोकी उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे सोनिया की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। सोनिया के सिर में जैसे करंट लगा। वह सावलिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी इलाके की पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर रोकी की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। सोनिया का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने रोकी के मोबाइल फ़ोन में कैद सोनिया की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगरलिया मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया कि लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीरें देखकर सोनिया हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छटती गई। रौनक का फ़ोन आया था, वह आ रहा है, घबराए नहीं। लेकिन सोनिया बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने रोकी का बचपन चल रहा था, जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक रौनक लौट कर आया और भागते हुए सोनिया के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी सुनने में ताक रही थी। रौनक ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन सोनिया का शरीर एक और लुढ़क गया। सोनिया सोनिया चीखता हुआ रौनक उसे झकझोरे जा रहा था, पर सोनिया कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।